हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूँ फिर एक हिस्ट्री की नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको अकबर के इतिहास के विषय में पढ़ा रहा हूँ। और इसमें अकबर से आने वाले एग्जाम में जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी अकबर पर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकबर किस प्रकार से अपने प्रारंभिक जीवन में विद्रोहों का सामना करता है। तो उसमें मैंने बैरम खां तक के विद्रोह का मैंने उसमें कवर किया था। आज मैं कवर कर रहा हूँ उज्बेकों का विद्रोह, यानी अकबर के समय में उज्बेकों ने भी विद्रोह किया था। तो आइए जानते हैं उज्बेकों ने कैसे विद्रोह किया था। तो देखिए, ये आगरा है मान लो। तो आगरा से पूरब में अगर जाएंगे तो ये जौनपुर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल, इनमें जो लोग थे वो उज्बेक लोग शासन करते थे। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में उज्बेक लोग जो है वो शासन करते थे। तो जो उज्बेक लोग थे वो वास्तव में वो मुगल साम्राज्य में सेवा देते थे। और उन्होंने उज्बेकों ने अफगानों को झुकाकर उन्होंने अफगानों को झुकाकर मुगल दरबार में अच्छी सेवा दी थी, मुगलों को अच्छी सेवा दी थी। लेकिन आजकल क्या था, और वो उन्होंने रिप्लेस, इस प्रकार हमने देखा कि उन्होंने उज्बेकों ने अफगानों को रिप्लेस किया था। यानी उससे पहले मुगलों की जो सेवा में लोग थे, यानी कहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में, वो अफगानी हुआ करते थे। लेकिन जो उज्बेक थे, उज्बेक सरदार जो थे, उन्होंने भी अच्छी सेवा दी और उन्होंने इस तरह से उनका महत्व, अफगानों का महत्व कम कर दिया। और उज्बेक अब जो है मुगलों की सेवा, अच्छी सेवा दे रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि, लेकिन उज्बेक क्या हुआ, उज्बेक धीरे धीरे घमंडी हो गए और वो दम्भी हो गए, दम्भी और घमंडी हो गए थे। वो उन्हें लगने लगा था कि हम तो बड़े पावरफुल हो गए हैं, और अब वो जो है एक तरह से स्वतंत्रता शासन करने लगे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जो विद्रोह किया, ये 1561 से लेकर 1567 तक की बात है। कई बार इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन एक बार 1565 में इन्होंने बहुत जबरदस्त विद्रोह किया और उसके लिए अकबर को जाना पड़ा वहां पर। यानी ये इतने घमंडी हो गए थे उज्बेक। ये जो नया राजा था, यानी नया जो नव शासक बनता था, उसकी आज्ञाओं का अवहेलना करते थे, उसकी कुछ नहीं सुनते थे। इनको लगता था कि हम बड़े पावरफुल है। तो इन्होंने क्या किया कि फिर अकबर को जाना पड़ा 1565 में उनको, उनके विद्रोह को दबाने के लिए। तो 1565 में अकबर ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ही अपना घेरा डाल दिया। उसने जौनपुर को ही राजधानी बना लिया। उसने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं इन उज्बेकों के विद्रोह को दबा ना दूं। तो उन्होंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर अपनी राजधानी बना के बैठ गया और उनसे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, एक और प्रॉब्लम आ गई अकबर के सामने। अकबर के सामने ये प्रॉब्लम आ गई है, ये देखो, अकबर आगरा, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में, यानी काबुल कंधार में, जो उसका एक चचेरा भाई, सोतेला भाई था, हाकिम मिर्जा। तो हाकिम मिर्जा नाम का एक सोतेला भाई था और उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो हाकिम यानी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिर्जाओं का विद्रोह हो गया उसी समय पर। तो ये जो उज्बेक थे, इन उज्बेकों ने हाकिम मिर्जा को अपना औपचारिक नेता घोषित कर लिया। यानी दो प्रॉब्लम एक साथ आ गई अकबर के सामने। एक प्रॉब्लम क्या, एक प्रॉब्लम तो उसकी उज्बेकों से, उज्बेक थे वो विद्रोह कर रहे थे, और दूसरी प्रॉब्लम आ गई हाकिम मिर्जा, यानी मिर्जाओं का विद्रोह हो गया। तो अब क्या हुआ, अकबर ने जो चुनार में घेरा डाल के बैठा हुआ था और वो उज्बेकों के विद्रोह को दबा रहा था, उसने सीधा, अब वो पहुंचा कहाँ, हाकिम मिर्जा को विद्रोह को दबाने के लिए, यानी भारत के उत्तर से पश्चिम सीमा पर वो पहुंचा और उसने हाकिम मिर्जा के विद्रोह को दबाया। और सौभाग्य ने भी साथ दिया, और कुछ उसका दृढ़ संकल्प था कि वो जो है मिर्जाओं के विद्रोह को दबाने में कामयाब रहा। और मिर्जाओं को वहां से भागकर उन्हें मिर्जाओं को मेवाड़ में और गुजरात में शरण लेनी पड़ी। तो इस तरह से आपने देखा कि मिर्जाओं को मेवाड़ और गुजरात में शरण लेनी पड़ी, यानी उन्हें भागना में मजबूर होना पड़ा। उनका विद्रोह इस प्रकार दब गया। उसके बाद उस विद्रोह को दबाने के बाद, यानी हाकिम मिर्जा के विद्रोह को दबाने के बाद, फिर सीधा अकबर आया
उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने फिर उसने उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। तो इस प्रकार उसने उज्बेकों के विद्रोह को दबाने में कामयाबी प्राप्त कर ली। और ये बहुत बड़ा संकट का समय था, क्योंकि देख रही है भाई, उत्तर प्रदेश में उज्बेक विद्रोह कर रहे हैं, उधर उत्तर पश्चिम सीमा पे भारत की वो हाकिम मिर्जाओं का विद्रोह हो रहा है। तो इस तरह से उसने देखा कि आपने देखा कि एक ही समय पर अकबर के पास में अकबर के ऊपर दो तरह का संकट आकर पैदा हो गया है। और ये एक ऐसा संकट था जो हेमू के संकट के बाद, यानी हेमू से जो युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, उस युद्ध के बाद सबसे गंभीर स्थिति में अकबर इस समय था। लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया, और भाग्य ने साथ देने के बाद उसने दोनों प्रकार के विद्रोह को दबा दिया, यानी उसने मिर्जाओं का भी विद्रोह दबा दिया और उसने उज्बेकों का भी विद्रोह को दबा दिया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है मालवा विजय। उसके बाद अकबर ने जब इस संकट से उबरने के बाद, यानी उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के बाद, अकबर ने फिर मालवा को विजय किया, और ये समय है 1561 का। तो 61 में मालवा को विजय किया है। और मालवा के जो शासक है, आइए पढ़ते हैं भाई मालवा के शासक का नाम। तो बच्चों, मालवा का जो शासक है वो था बाज बहादुर। मालवा के राजा का नाम क्या है? बाज बहादुर। और बाज बहादुर की पत्नी का नाम है रूपमती। बाज बहादुर की पत्नी का नाम क्या है? रूपमती। तो ये रूपमती, और जो बाज बहादुर है वो एक संगीतज्ञ है, यानी वो संगीत का प्रेमी है, और वो काव्य पटु है, काव्य पटु भी है, यानी बहुत होशियारी के साथ कविता कर देता है। और रूपमती जो है वो भी एक तो वो बहुत सुंदर है, और दूसरा वो भी संगीतज्ञ है। और दोनों जो इस समय पर, ये एक ऐसा समय है जब उनकी जो कैपिटल है, यानी जो मालवा प्रदेश है, और जो उनकी कैपिटल है वो जो मांडू है, वो उस समय पर संगीत का केंद्र बना हुआ था, संगीत का केंद्र। लेकिन इस व्यक्ति की एक कमी थी, यानी बाज बहादुर की एक कमी थी। उसने अपनी सेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जब सेना के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो उसका दुष्प्रभाव उस पर पड़ा। तो जब उसके बाद इस मालवा को विजय करने के लिए अकबर ने भेजा 1500, अकबर ने मालवा को विजय करने के लिए अकबर ने महाम अनंगा के पुत्र आदम खान को भेजा। आदम खान, और आदम खान ने अटैक किया मालवा पर। तो जब आदम खान ने मालवा पर अटैक किया तो उसने बाज बहादुर को हराया। भाई युद्ध हुआ, भाई आदम खान ने बाज बहादुर पर अटैक कर दिया। उनके बीच में हुआ युद्ध में बाज बहादुर हार गया, और आदम खान ने फिर बहुत सारा धन लूटा उस समय पर। और जब बाज बहादुर हार गया, और जो उसकी पत्नी को, आदम खान अब उसकी पत्नी रूपमती को अपने हरम में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन रूपमती ने स्वीकार किया कि मुझे आदम खान के हरम में नहीं जाना है, और उसने अपनी जान गंवा दी, यानी उसने अपनी आत्महत्या करना उचित समझा, और वो आदम खान के हरम में जाने की बजाय। तो इसलिए रूपमती ने आत्महत्या कर ली है, और बाज बहादुर जो है, लेकिन बाज बहादुर हार गया है। आदम खान ने अब वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मालवा की जनता है, जो मालवा की पब्लिक है, उन्होंने वो जो मालवा की जनता है वो आदम खान की क्रूरता और अत्याचार से दुखी थी, और इसलिए उन्होंने बाज बहादुर का साथ दिया है, और फिर उन्हें आदम खान को वहाँ से हटना पड़ा है। उसके बाद लेकिन बाद में फिर अकबर ने उस पर अटैक किया मालवा पर, और फिर मालवा को जीत लिया है। तो मालवा को दोबारा से जीत लिया। और फिर क्या हुआ कि बाज बहादुर को कुछ दिनों तक मेवाड़ में भटकने के बाद में वो फिर बाज बहादुर मुगल दरबार में आ गया, और हमेशा के लिए अकबर के दरबार में रहने लगा। यानी ये फिर बन गया, जो बाज बहादुर था वो फिर अकबर का संगीतज्ञ बन गया हमेशा के लिए। तो आपने देखा, आपने पढ़ा भाई बाज बहादुर किस प्रकार संगीतज्ञ बन गया था अकबर का, तो हमने इसमें कवर किया। अब जो ये आदम खान है, ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, दम्भी था और घमंडी था। एक्चुअली इसका जो पालन पोषण हुआ था ना, यानी आदम खान का जो पालन पोषण हुआ था, क्योंकि इसकी माँ थी आदम खान की, महामनंगा, वो अकबर की दाई माँ थी, यानी पालन पोषण करने वाली थी, और अच्छा खासा प्रभाव अकबर का उस पर था। तो इसके कारण से क्या हुआ था कि जैसे अकबर पला था ऐसे ही आदम खान का पालन पोषण हुआ था। लेकिन ये भूल गया था कि
ये शासक नहीं है, और इसलिए इसने क्या किया, लेकिन ये शासक बनने के बड़े हमेशा षड्यंत्र रचता रहता था। और अकबर को जब इसे पता लगा तो अकबर ने इसे किले के छज्जे से फेंकवाया और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर मार दिया। तो आदम खान की हत्या कर दी गई। अकबर ने इसे कहाँ से फेंकवाया था, तो किले के छज्जे से ऊपर से फेंकवाया और हाथी के पैर के नीचे से कुचलवा कर इसकी हत्या कर दी गई है, यानी इसे मार दिया अकबर ने। और फिर इसकी जो कब्र है, अगर हम इसकी कब्र देखना चाहते हैं तो इसकी कब्र कहाँ पर है, तो वो है मेहरौली दिल्ली में स्थित भूल भुलैया। दिल्ली की भूल भुलैया किसका कब्र है, तो ये आदम यानी महामनंगा के बेटे आदम खान की कब्र है। आदम खान की कब्र, यानी दिल्ली की भूल भुलैया किसकी कब्र है, तो आदम खान की। आदम खान कौन था, तो वो महामनंगा यानी अकबर की धाई माँ महामनंगा का बेटा था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में पढ़ा और आगे हम पढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है, तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है गढ़कटंगा विजय। ये 1564 की बात है। तो ये जो गढ़कटंगा या गोंडवाना की जो विजय की थी अकबर ने, वो 1564 में की थी। एक्चुअली इस पर अकबर ने अटैक नहीं किया था। अकबर का एक सूबेदार था, कड़ा का सूबेदार था, जिसका नाम था आसफ खान। आसफ खान ने इस पर अटैक किया था। तो आइए पढ़ते हैं गढ़कटंगा। देखिए जो गढ़कटंगा प्रदेश था, ये नर्मदा नदी बहती है उससे, नर्मदा की वादी है ये, यानी नर्मदा प्रदेश में स्थित था। यहाँ के राजा का नाम था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह और उसकी जो विधवा थी दुर्गावती, और उसका बेटा वीर नारायण। वीर नारायण। तो यहाँ की स्थिति ये थी कि ये प्रदेश, और यहाँ पर प्रदेश है मालवा, यानी मालवा से इसका संघर्ष चलता रहता है गोंडवाना का। ये गोंडवाना है, यानी गढ़कटंगा है, और गढ़कटंगा के पड़ोस का राज्य है मालवा। मालवा से इनका आपस में युद्ध चलते रहते हैं और आपस में संघर्ष चलता रहता है। तो गढ़कटंगा जो प्रदेश है वो संग्राम सिंह का प्रदेश है, और उसकी पत्नी का नाम है दुर्गावती। अब देखिए संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई है, और दुर्गावती जो उसकी विधवा है वो शासिका बन गई है। और उसका जो बेटा है, एक्चुअली क्या है कि उसका बेटा शासिका बना था, लेकिन जो बेटा है वो अल्पायु में है। तो अल्पायु में होने के कारण से असली जो वास्तविक शासिका है वो दुर्गावती ही है। अब दुर्गावती के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो दुर्गावती क्या है, दुर्गावती चंदेल महोबा की राजकुमारी थी पहले। चंदेल राजवंश से थी। तो चंदेल के राजवंश से थी, और इसके अंदर एक गुण था कि ये बहुत वीर थी, बहादुर थी। ये बंदूक से निशाना लगाना, बंदूक और तीर चलाना जानती थी, उससे निशाने की अच्छी माहिर थी। और दूसरा ये कहा जाता है कि इसकी वीरता के लिए कि जब ये किसी शेर को, किसी बाघ को देख लेती थी तो तब तक पानी नहीं पीती थी जब तक कि उस बाघ की हत्या ना कर दे। यानी इसके बारे में अगर ये कहा जाए ना कि ये बहुत बहादुर थी, तो बाघ की हत्या ना कर दे, जब तक ये बाघ की हत्या ना कर दे तब तक पानी नहीं पीती थी। तब तक ये क्या, पानी नहीं पीती थी, पानी नहीं पीती। तो ये इसकी बात है। तो दुर्गावती को कहने का मतलब ये है कि दुर्गावती को एक वीरांगना के रूप में दिखाया गया, यानी दुर्गावती एक वीरांगना थी। ठीक है, किसकी माँ थी, तो वो वीर नारायण की माँ थी। वास्तव में राजा शासक कौन था, तो वो वीर नारायण था, और वीर नारायण होने के कारण से वो अल्पायु था, तो इसलिए दुर्गावती ही शासन कर रही थी। अब जो संग्राम सिंह था, संग्राम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रदेश में क्या हुआ कि इस दुर्गावती के बारे में एक तो वीरता के किस्से हैं, दूसरा इसकी सुंदरता का किस्सा है, बहुत सुंदर थी इनको। और सुंदरता के बारे में जो कड़ा का आसफ खान था, यानी उत्तर प्रदेश में जो कड़ा है, और कड़ा का जो शासक है आसफ खान, उस आसफ खान ने इसके बारे में, आसफ खान ने उसके बारे में सुन रखा था कि वो बहुत सुंदर है। तो आसफ खान ने उसे प्राप्त करने के लिए उस पर अटैक किया। तो हुआ क्या, फिर आसफ खान वहां पहुंचा, लेकिन जो उस राज्य के यानी गढ़कटंगा के जो आसपास के स्थानीय शासक थे वो भी आसफ खान से मिल गए, और इस प्रकार दुर्गावती अकेली पड़ गई। और अकेली पड़ने के कारण से आसफ खान ने उस पर अटैक किया, और बहुत ही जल्द उसने जीत लिया गढ़कटंगा को। तो जब गढ़कटंगा को आसफ खान ने जीत लिया तो उससे क्या हुआ कि उस प्रदेश से उसे एक तो बहुत सारी बेपनाह दौलत मिली, बेपनाह दौलत। तो आसफ खान को गढ़कटंगा जीतने से बेपनाह दौलत मिली और बहुत सारे हाथी मिले। और लेकिन जो हाथी है, तो उसने कहा जाता कि आसफ खान ने जो दिल्ली साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, उसको केवल 200 हाथी ही भेजे, और बाकी क्या करा, बाकी की जो दौलत है और हाथियों को उसने अपने पास ही रख लिया। बाद में चल के अकबर इस लूट के धन को निकलवाएगा और इसे दंडित भी करेगा। तो आसफ खान का आपके बारे में पढ़ा आपने।
कि भाई उसने बेपनाह दौलत वहां से प्राप्त की थी। लेकिन दुर्गावती ने यह किया था कि जब वो हारने लगी थी आसफ खान से, तो उसने अपने आप को छुरा घोंप लिया था, यानी उसने भी आत्महत्या कर ली थी। वो भी आसफ खान को प्राप्त नहीं हुई थी, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार 1564 में अकबर के सूबेदार आसफ खान ने गढ़कटंगा को हराया था। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया बच्चों। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चित्तौड़ विजय। देखिए ये जो जो चित्तौड़ है, ये जो चित्तौड़ है, ये उस समय में एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, यानी इसे अपराज्य दुर्ग माना जाता है। अपराज्य दुर्ग, अपराज्य दुर्ग कहा जाता है कि उस समय बहुत अपराज्य था, यानी इसको हराना बड़ा कठिन था। उसके बाद ये जो चित्तौड़ है, इस पर अटैक क्यों किया अकबर ने, तो देखो मैं बताना चाहता हूँ। अकबर का मान लो ये आगरा है, और आगरा में उसे जाना था गुजरात। तो उसे जब गुजरात जाना था तो उसके बीच में पड़ता था मेवाड़, और मेवाड़ यानी चित्तौड़ पड़ता था। तो चित्तौड़ को जीते बिना, यानी जो आगरा से गुजरात जाने के लिए जो डिस्टेंस थी, जो मिनिमम डिस्टेंस थी, जो शॉर्टकट रास्ता था, जो एक न्यूनतम दूरी थी, वो चित्तौड़ से होकर गुजरती थी। तो इसलिए वो रास्ते में पड़ने के कारण से उसने एक तो विजय किया। दूसरा और मकसद था उसका, क्योंकि चित्तौड़ जो था ना, वो प्रतिरोध की भावना का प्रतीक था। यानी राजपूतों में कोई भी ऐसा राजपूत साम्राज्य नहीं था जिसने मुगलों का या मुस्लिमों का उतना पुरजोर विरोध किया हो जितना कि चित्तौड़ ने। तो चित्तौड़ ने खूब विरोध किया था। तो इसलिए क्या, तो अब वो अकबर ये समझता था कि जब तक वो, अगर उसे दूसरे राजपूत राजाओं पर अधिराजी मनवानी है, यानी उन पर राज करना है और उनको अपने अधीन लाना है, तो उसे चित्तौड़ को जीतना बहुत जरूरी है। यानी चित्तौड़ एक बहुत दमदार किला था वहाँ का, और उसको हराने से ये फायदा था कि जो दूसरे राजपूत शासक थे वो उसे हारने के बाद में अपने आप ही घुटने टेक जाते। तो इसलिए क्या किया कि अकबर ने चित्तौड़ को जीता। अब जो चित्तौड़ को जीतने में ये हुआ कि ये ऐसा पहला किला है अकबर ने, जहाँ पर अकबर ने बड़ी क्रूरता दिखाई, क्रूरता और अत्याचार किए जहाँ पर खूब। ठीक है, यहाँ पर दो सेनापति थे, चित्तौड़ के दो सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था जयमल और दूसरे का नाम था फत्ता। इन लोगों को अकबर ने मार दिया, लेकिन ये इतनी बहादुरी से लड़े जयमल और फत्ता कि अकबर ने बाद में जब अपने आगरा में आकर जब आगरा का किला बनवाया, तो उनके द्वार पर, उनके गेट पर जयमल और फत्ता की पत्थर की मूर्ति उसने बनवाई। यानी वो इन राजपूत सेनापतियों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ था अकबर कि उसने इनकी मूर्तियां बनवाई, पत्थर की मूर्तियां बनवाई। कहाँ पर बनवाई? आगरा में, आगरा में जो किला है आगरा का, उसके सामने। ठीक है, तो आपने पढ़ा भाई चित्तौड़ को कैसे जीता। तो चित्तौड़ को जीतना जरूरी क्यों था? क्योंकि आगरा और गुजरात के बीच में जो मिनिमम दूरी थी, जो न्यूनतम दूरी थी, तो उसके बीच में पड़ रहा था। दूसरा ये, इसे हराकर अकबर ये दिखाना चाहता था कि जो दूसरे राजपूत राज्य है वो फिर उसकी अधिराजी को मानने को तैयार हो जाते, क्योंकि सबसे दमदार यही राज्य था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। और फिर हुआ भी यही कि रणथंबोर विजय की 1569 में। तो देखो यहाँ के राजा का नाम था सुरजन राय। यहाँ के राजा का नाम क्या था? सुरजन राय। तो ये था रणथंबोर के राजा का नाम था सुरजन राय, और इसको अकबर ने जीता था 1569 में। और सुरजन राय एक ऐसा राजपूत शासक था जिसको अकबर ने तव्वारा नामक वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। बजाने की छूट, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि अकबर ने किसे तव्वारा नामक वाद्ययंत्र बजाने की छूट दे रखी थी? तो सुरजन राय हाड़ा को दे रखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर पेपर में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है और आता है कि बताओ अकबर ने किसे तव्वारा नाम का वाद्ययंत्र बजाने की छूट दे रखी थी? तो आपने याद करा, सुरजन राय, रणथंबोर विजय की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ कालिंजर विजय। कालिंजर क्या था? यो यूपी में था, और इसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं और बुंदेलखंड की कुंजी कहते हैं। तो ये देखो कालिंजर किसके अधिकार में था? तो ये समय है अकबर का, और ये जो कालिंजर है वो रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था। रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था। तो उस समय पर कालिंजर किसके अधीन था? तो रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था।
और इस पर किसने अटैक किया? तो जो अकबर का सेनापति मजनू काक शाह, मजनू काक शाह ने इस पर अटैक किया और इस प्रकार उसने कालिंजर को जीत लिया। यानी अकबर ने किसे भेजा? मजनू काक शाह को। और ये कालिंजर का किला किसके अधीन था? तो रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था। तो आप इसको याद कर लेना। और इस प्रकार अकबर ने इस किले को, इसको भी जीत लिया। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकबर ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे कैसे वो क्षेत्र को जीतता चला गया और अपने राज्य को उसने सैनिक गतिविधियों के द्वारा बढ़ाया। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विजय है, गुजरात विजय। और हम एक क्वेश्चन पढ़ते आए हुए हैं कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा, देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको बच्चों कि बुलंद दरवाजा जो है वो 54 मीटर ऊंचा दरवाजा है और ये फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में है, 54 मीटर ऊंचा है बुलंद दरवाजा। इस दरवाजे का जो निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो बताओ, बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो वो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण कराया था अकबर ने। क्यों कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि अकबर ने गुजरात को क्यों जीता? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कुछ कारण थे। जैसे ये आगरा है और ये गुजरात है, तो ये आगरा है और ये गुजरात है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आगरा से गुजरात जाने का और उसको जीतने का क्या कारण था। तो इसके अगर हम कारणों पे बात करें तो एक तो गुजरात उपजाऊ क्षेत्र था। गुजरात एक तो उपजाऊ क्षेत्र था, ये भी एक रीजन था जिसको जीतने का। दूसरा, हस्तशिल्प यहाँ का विकसित था। तीसरा, यहाँ आयात निर्यात का केंद्र था। देश में आयात और निर्यात यानी पानी के रास्ते, यहाँ पर आयात निर्यात होता था, का केंद्र था। चौथी बात, इस पर गुजरात पर हुमायूं पहले शासन कर चुका था, तो अकबर ने भी इस पर अपना दावा बताया कि भाई ये तो मेरे पिता ने पहले ही जीत चुका था, तो ये तो मेरा है। इसलिए उसने क्या किया, हुमायूं गुजरात पर विजय कर चुका था, इसलिए अकबर ने भी दावा किया। चौथी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अकबर ने मिर्जाओं के विद्रोह को दबाया और मिर्जा भागकर कहाँ चले गए थे? मिर्जा भागकर चले गए थे मालवा और गुजरात। तो मिर्जाओं को शरण दी थी, ये भी रीजन है। गुजरात ने मिर्जाओं को शरण दी थी, तो भाई मिर्जाओं को शरण देने के कारण से भी तो मिर्जाओं को शरण दी थी। और ये भी माना जाता है भाई जब शरण दी थी ना, तो ये मानते हैं कि अगर दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो ये दुश्मन थे मिर्जा, और मिर्जा क्योंकि भागकर कहाँ चले गए थे? इन गुजरात चले गए थे, यानी इनका दोस्त था, तो वो दुश्मन थे, इसलिए उसने उस पर अटैक किया। तो गुजरात को उसने विजय किया। अब जब वो गुजरात को लूटने के लिए चला, गुजरात को विजय करने के लिए चला, तो देखिए तो उसने क्या किया। सबसे पहले वो आगरा से चला और आगरा से चलकर वो जो गुजरात में अहमदाबाद पहुंचा, तो वहां पर जो शासक था वो मुजफ्फर शाह था। मुजफ्फर शाह, अहमदाबाद का राजा कौन था? मुजफ्फर शाह। तो अकबर ने मुजफ्फर शाह को डिफीट किया। सबसे पहले तो अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद में मुजफ्फर शाह को डिफीट किया। उसे डिफीट करने के बाद उसने सरेंडर कर दिया आसानी से ही। तो उसके बाद उसने अकबर ने मिर्जाओं को अकल ठिकाने करने की सोची। तो उसने क्या किया फिर? अब उसने देखो मिर्जा कहाँ थे, तो मिर्जाओं ने ठिकाना बना रखा था। एक तो वडोदरा में, दूसरा ठिकाना बना रखा था भरूच में, और तीसरा सूरत में। तो अब अकबर ने उन पर अटैक किया, यानी वो पहुंचा अब वडोदरा, भरूच और सूरत। तो ये पहला मौका था जब अकबर ने, और अकबर के साथ कौन थे? तो भगवान दास और मान सिंह थे। और ये पहला मौका था जब अकबर ने समुद्र को देखा था। तो यानी क्वेश्चन आएगा कि भाई किस विजय के दौरान अकबर ने समुद्र को देखा? प्रथम बार समुद्र देखा। तो प्रथम बार जब समुद्र देखा अकबर ने, तो वो देखा था गुजरात विजय के दौरान, क्योंकि एक नाव में वो बैठकर थोड़ी दूर तक गया था, तो उसने समुद्र को सबसे पहली बार देखा था। तो ये हो गया प्रथम बार समुद्र कब देखा था? तो वो देखा था गुजरात विजय के दौरान।
उसने फिर मिर्जाओं को हराया, और मिर्जाओं को हराने के बाद में वो तो फिर वो आगरा आ गया। ठीक है। अच्छा, इस समय पर उसे पुर्तगाली मिले वहाँ पर। अब ये वो समय है जब पुर्तगाली देश में धीरे धीरे पैर पसार रहे थे, और पुर्तगाली ये चाहते थे कि हम गुजरात पर अधिकार कर ले। लेकिन अकबर ने गुजरात विजय कर पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। तो ये क्वेश्चन पेपर आ सकता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पुर्तगाली जो थे उनका टकराव हुआ था, अकबर को सबसे पहले पुर्तगालियों से टकराव हुआ था गुजरात विजय के दौरान, और पुर्तगाली ये चाह रहे थे कि हम गुजरात पर पूरे पर अधिकार कर ले। लेकिन उसी बीच अकबर ने गुजरात को विजय कर कर उसने पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा पर, उनके पूरी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है बिहार और बंगाल विजय। तो उसके बाद फिर अब अकबर का ध्यान जो है बंगाल और बिहार विजय की तरफ गया, और बंगाल और बिहार, अच्छा एक क्वेश्चन बच गया है बच्चों, इसको कवर कर लेते हैं। गुजरात वीरे के विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा बनाया, और अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना को अब्दुल रहीम को खाने खाने का टाइटल की उपाधि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि भी उसने गुजरात विजय के दौरान ही दी। जब गुजरात विजय में अब्दुल रहीम खाने खाना को उसने खाने खाना की उपाधि दी थी, अकबर ने दी थी। तो अब्दुल रहीम को खाने खाने की उपाधि दी अकबर ने, कब दी? तो वो जब गुजरात विजय के दौरान, तो गुजरात विजय के दौरान दी थी। तो हमने इस बात को कवर कर लिया। अब चलते हैं बिहार और बंगाल की विजय। देखिए बंगाल और बिहार की विजय जो है वो मैंने आपको लिखा है भाई 1574 से लेकर 1576 के बीच में हुई, और बंगाल के राजा का नाम था दाऊद खां। क्या नाम था बोलो? दाऊद खां। अकबर ने अटैक किया तो अकबर ने मुनीम खां को गुजरात को, अकबर का जो सेनापति था, अकबर का सेनापति का नाम था मुनीम खां। तो मुनीम खां को एक काम सौंपा था कि तुम दाऊद को, जो वहाँ का राजा है बंगाल का, उस दाऊद खां को हराओ और इसे मुगल साम्राज्य में मिलाओ। यानी बंगाल के शासक का नाम था उस समय पर दाऊद खां, और अकबर ने जो काम सौंपा था ये मुनीम खां को सौंपा था। किसको हराने का? दाऊद खां को हराने का। तो ठीक है, इस प्रकार से बंगाल और बिहार को भी जीत लिया गया अकबर के द्वारा और साम्राज्य में मिला लिया। अब ये बात करते हैं भाई काबुल को जीता उसने 1581 में, और काबुल का जो शासक का नाम है वो था मिर्जा हकीम, और अकबर और मान सिंह उसे जीतने गए थे। तो काबुल को 1581 में उसने जीत लिया। कई बार बड़े एग्जाम्स में ये लगाने के लिए आ सकता है कि इनको क्रमवार लगाइए कि भाई पहले अकबर ने किसको जीता है और फिर बाद में अकबर ने किसको जीता है। ऐसे आपको इन्हें क्रमवार, कौन सी घटना बाद में हुई है कौन सी पहले हुई है, उसको अरेंज करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो कश्मीर 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीता, और शासक का नाम था यूसुफ खां, और शासक जो जीतने गया था सेनापति का नाम था भगवान दास। वही भगवान दास जो आमेर के राजा भारमल का पुत्र था, भगवान दास यानी जोधाबाई का भाई। तो हमने ये पढ़ा बच्चों। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है उड़ीसा को। अकबर ने उड़ीसा कब जीता? तो उसने उड़ीसा को जीता 1592 में, और शासक था निसार खान, यानी उड़ीसा के राजा का नाम था निसार खान, और सेनापति अकबर की तरफ से जो सेनापति बन गया था वो था मान सिंह। तो आपने देखा अकबर का सेनापति का नाम है मान सिंह, और वहाँ के राजा का नाम क्या है उड़ीसा के? तो वो है निसार खान। तो आपने ये भी कवर कर लिया उड़ीसा में। फिर सिंध विजय की बात करते हैं। तो जो सिंध विजय है वो 1593 की बात है, और सिंध का जो है वो पाकिस्तान में था। वहाँ के राजा का नाम था जानी बेग, और उसे हराया किसने था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो हमने इसको पढ़ा। बलूचिस्तान को उसने जीता था 1595 में, और पन्नी अफगान वहाँ के शासक का नाम था, वहाँ के राजा का नाम था पन्नी अफगान, और सेनापति का नाम था मीर मासूम, यानी मीर मासूम को भेजा गया था। तो आपने इसको पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं खानदेश। अब ये वो बात है कि खानदेश जो है, खानदेश को जीता है अकबर ने 1591 में। अब जो खानदेश है, ये जो खानदेश है ये मध्य प्रदेश में है, और इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी बुरहानपुर। राजधानी क्या थी बोलो? बुरहानपुर। बुरहानपुर इसकी राजधानी थी।
और यहाँ के राजा का नाम था अली खां। अली खां पर जब अटैक किया अकबर ने, तो अली खां ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और वो अकबर की सेना का साथ देने लगा। और इस प्रकार वो जो दक्षिण भारत में लड़ते लड़ते, यानी जब अहमदनगर पर अटैक किया अकबर ने 1600 ईस्वी में, तो उस समय पर अहमदनगर के जो युद्ध में वो अली खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जो अहमदनगर है, अहमदनगर की राजा का नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह, और उसकी जो माँ थी उसका नाम था चांद बीबी। चांद बीबी, तो बहादुर शाह और चांद बीबी, तो इसे युद्ध होता है और अहमदनगर को जीता था अकबर ने 1600 ईस्वी में। ठीक है, और अहमदनगर के बाद में फिर लास्ट जो अंतिम विजय थी अकबर की, वो थी असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ के किले को जीता था उसने। कब जीता था? तो वो 1601 में जीता था। तो ये जो अंतिम विजय है, यानी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर के द्वारा विजित अंतिम युद्ध कौन सा है, या अकबर ने सबसे लास्ट में किसे विजय किया, तो वो असीरगढ़ के किले को किया था। और ये इसके राजा का नाम क्या था? सुनिए, ये जो असीरगढ़ का किला था ये बुरहानपुर में ही था, और बुरहानपुर के राजा का नाम था अली खान। लेकिन अली खान क्या हुआ, अहमदनगर में, अहमदनगर के युद्ध के दौरान युद्ध करता करता मारा गया था। तो अब क्या हुआ उसका जो, लेकिन अली खान का जो है, अली खान का पुत्र, अली खां का पुत्र मीर बहादुर, मीरन बहादुर बहादुर था। ठीक है, अली खान की मृत्यु हो चुकी थी अहमदनगर के युद्ध में। मुगलों की सेना के साथ लड़ता, मुगलों की सेना के पक्ष में लड़ता हुआ अली खान मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन मीरन बहादुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और उसने विद्रोह कर दिया। और इस प्रकार मीरन बहादुर को हराने के लिए मुगलों की सेना गई, और फिर इस प्रकार मीरन बहादुर को हराया गया और असीरगढ़ के किले को जीता गया। तो असीरगढ़ का किला मुगलों के लिए जीता जाने वाला अंतिम विजय अभियान था। और उसके बाद मुगलों ने इस प्रकार, आपने देखा कि अकबर ने कैसे अपने राज्य को छोटे राज्य से बड़ा किया और किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आइए बढ़ते हैं भाई अब आगे। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर की दक्षिण विजय में, दक्षिण भारत विजय में, अकबर की दक्षिण भारत विजय में सेनापति कौन था, यानी अकबर का सेनापति कौन था दक्षिण भारत विजय में? तो उसका आंसर है बच्चों अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर की मनसबदारी प्रथा, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था, और वो जो, और अकबर की धार्मिक दृष्टिकोण। तो ऐसे आप करोगे तो देखेंगे कि आपके अकबर के बारे में और मुगलों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, और आपको बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। आपको समझने का पूरा मौका मिलेगा कि किस प्रकार से मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। और उसमें पूरी हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप देखते जाना कि आपको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और ऐसे मैंने पॉलिटी की शुरू कर दी है सीरीज, और उसके बाद में और दूसरे सब्जेक्ट की भी करूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको जितनी भी जीएस की वीडियो होंगी वो सब आपको अवेलेबल मिलेगी। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।